नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, कामकाज नहीं हुआ। आज भी एनडीए और इंडी गठबंधन के सांसदों ने अपना अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया। इस सत्र में कैसा रहा विधायी कामकाज और किन मुद्दों पर संसद में होता रहा हंगामा, इस पर करेंगे सियासी तौर पर विस्तार से चर्चा। इसके अलावा दिखाएंगे खबर संभल की, जहां के सपा के सांसद के ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया है, तो मंदिर में मूर्तियों के सर्वे का काम भी आज किया गया। इस खबर पर होगी नजर। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र, आखिरी दिन भी नहीं चली संसद। लोकसभा में 54.5%, तो राज्यसभा में करीब 40% कामकाज। सरकार ने कहा विपक्ष के हंगामे से घटी उत्पादकता। संसद सत्र के आखिरी दिन भी जारी रहा प्रदर्शनों का दौर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने किए अलग अलग प्रदर्शन। बीजेपी ने लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। संभल में 4 सदस्यीय एएसआई की टीम ने पूरा किया सर्वे। पुलिस बलों की तैनाती के बीच करीब 8 घंटे में 5 तीर्थ और 19 कूपों का किया निरीक्षण। खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के मिशन पर पीएम मोदी 2 दिन की कुवैत यात्रा पर कल होंगे रवाना। 43 साल बाद हो रही है किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा। द्विपक्षीय बैठकों के साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित। बांग्लादेशी नेता महफूज आलम के पोस्ट पर भारत का सख्त रुख। विदेश मंत्रालय ने दर्ज कराया कड़ा विरोध। कहा सभी संबंधित पक्ष अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रति रहें सचेत। आप देख रहे थे सुर्खियां, खबरों में डालते हैं विस्तार से नजर और बात पहले संसद की। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार कई वजहों से सुर्खियों में रहा। विपक्ष ने जहां शुरुआत से अदानी और संभल के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, तो सरकार की ओर से सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा गया। संविधान पर हुई चर्चा और बाबा साहब के नाम पर हुई तकरार के बाद पूरा सत्र ही मानो हंगामे की भेंट चढ़ गया। पक्ष विपक्ष की तकरार में विधायी कामकाज भी ना के बराबर हुआ, तो सांसदों की धक्का मुक्की में पहली बार हम संसद की खबर पे आए। उससे पहले आपको सीधे इस वक्त ले चलते हैं कैबिनेट की बैठक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए। आपको सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ले चलते हैं। साथियों नमस्कार। एक बड़े हलचल भरे पार्लियामेंट के बाद में आप सबसे मिलकर अच्छा लग रहा है। आज के इस कैबिनेट ब्रीफिंग में जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने किसानों के प्रति हमेशा एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े तरीके से समर्पण की भावना के साथ काम किया है। तो किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जो कोपरा विशेषकर जो साउथ में 4 स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में होता है, उसके लिए 2025 की प्राइस पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड, हैज बीन अप्रूव्ड टुडे। एज ऑल ऑफ यू आर अवेयर, a series of decisions have been taken for welfare of farmers. It reflects our commitment, Honorable Prime Minister's commitment towards improving the lives of our farmers, making a sustainable change in their livelihood and income. So if you look at these series of programs which have been approved after the June elections, huge number of programs running into more than 2 lakh crore. इसके बारे में सब आपको एक एक करके मैं बताता आया ही हूँ इससे पहले वाले ब्रीफिंग्स में, और इसी सीरीज में आज जो बड़ा फैसला लिया गया है वो प्राइस पॉलिसी फॉर कोपरा 2025 ईयर के लिए। एज यू आर अवेयर, CACP is a body, it's a statutory body which basically takes into consideration a variety of factors. इन सब फैक्टर्स को कॉस्टिंग कितना है, मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसा है, ग्लोबल प्राइसेस, डोमेस्टिक प्राइसेस,
विज़-अ-वी अदर क्रॉप्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद में सीएसीपी ने अपना रिकमेंडेशन किया कोपरा के प्राइस का, कोपरा के लिए एमएसपी का। कोपरा अपने देश में कर्नाटक में हाईएस्ट शेयर ऑफ प्रोडक्शन है 32%, तमिलनाडु में 25% और केरल में 25%, एपी में 7.7%। आज जो अप्रूवल हुआ है वो मिलिंग कोपरा जो ऑयल के लिए उपयोग में आता है वो 11,582 रुपीस पर क्विंटल और बॉल कोपरा 12,100 पर क्विंटल। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 855 करोड़ है और 2024 की कंपैरिजन में मिलिंग कोपरा का एमएसपी 422 रुपीस ज्यादा है और बॉल कोपरा का रुपीस 100 पर क्विंटल ज्यादा है। एज पर आवर प्रिंसिपल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एमएसपी के हर फैसले में कॉस्ट से 50% ज्यादा एमएसपी को हमेशा रखा है। ये आपने पिछले 2-3 फैसलों में भी देखा है किस तरह से कॉस्ट प्लस 50% को एक बहुत ही सैक्रोसेंट तरीके से आज तक फॉलोअप किया गया है। कोपरा के प्रोक्योरमेंट के लिए नैफेड और एनसीसीएफ रहेंगी दोनों सेंट्रल नोडल एजेंसीज और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के कोऑपरेशन के साथ, उनके सहयोग के साथ ये प्रोक्योरमेंट होगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रेजेंट टू यू फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस। प्रश्न आप पूछ सकते हैं अभी। तो कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, ये अच्छा, ठीक है, अपना परिचय दें और बता दें। Sir, this is Abhishek from Business Line. Quick question, sir. What is the price hike compared to last year? Can you just repeat those numbers? Okay. Milling copra, the hike is 422 rupees per quintal, and ball copra, the price is increased by 100 rupees per quintal. आप बताइए। सर, इसकी जो मिलिंग कोपरा है, जो उसका ऑयल वगैरह बनता है, एडिबल ऑयल, इसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाने को लेकर भी कोई हुआ है? वेरी गुड पॉइंट। सीएसीपी प्राइस का रिकमेंडेशन भी करती है, साथ ही साथ नॉन प्राइस रिकमेंडेशंस भी कई सारे आते हैं। नॉन प्राइस रिकमेंडेशंस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ाना, किस तरह से एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ाना, किस तरह से उसके लिए प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज क्रिएट करना, वो सारी की सारी रिकमेंडेशन सीएसीपी की आई है, जिसके बारे में आज चर्चा भी हुई डिटेल में कि कैसे जो मिशन ऑयल लास्ट बजट में घोषित हुआ था, उस मिशन ऑयल को देश की एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए उसमें और क्या क्या करना चाहिए, वो सब भी डिस्कशन में आया। एक उदाहरण इसका कुछ टाइम पहले ही जो आपके सामने एक मिशन फूड ऑयल का, एडिबल ऑयल का एक मिशन की कुछ कंपोनेंट्स इससे पहले 2-3 कैबिनेट पहले रखे गए थे, इसका रेफरेंस होगा अपने इसमें। आइटम नंबर 16 अगर आप देखेंगे, आइटम नंबर 16 इन दिस लिस्ट, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, इसका भी आज डिस्कशन में आया था सारा कि इसकी प्रोग्रेस किस तरह से है। तो ओवरऑल दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर एंटायर स्ट्रैटेजी, राइट? थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव उस फैसलों की जानकारी साझा कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि किसानों के हित को लेकर मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है और कोपरा के दामों को, उसका जो 2025 की कीमत है उसका ऐलान किया गया है और निश्चित तौर से मिलिंग कोपरा की जो बात है उसमें लगभग 422 रुपए का इजाफा करके 11,582 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। तो वहीं इसके अलावा बॉल कोपरा की बात की जाए तो इसमें लगभग 100 रुपए का इजाफा करके
12,100 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। तो ये किसानों को फायदा देगा, खासतौर से दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उसके अलावा तमिलनाडु जैसे राज्य जहां पर कोपरा की ज़्यादा पैदावार होती है, उन राज्यों के किसानों के लिए अपने आप में एक बड़ा फैसला है, जहां पर किसानों की उपज और उस पर 50% का मार्जिन के साथ उनकी लागत को, आय को बढ़ाने की जो बात मोदी सरकार लगातार करती है, उसी दिशा में उठाया हुआ आज की केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है, जिसके तहत कोपरा के 2025 के दामों की बात की गई है और नोडल एजेंसी के तौर पर नेफेड और एनसीसीएफ इसकी खरीदारी करेंगे। इन तमाम राज्यों के साथ में, किसानों के साथ मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसकी खरीदारी को लेकर एक तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती है। उसी के तहत 2025 के दामों का ऐलान किया गया है। तो मिलन कोपरा जो होता है वो उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, एडिबल ऑयल जो खाने का तेल होता है उसको बनाने को लेकर। इसके अलावा बॉल कोपरा भी है। दोनों ही प्रकार के कोपरा के दामों में इजाफा किया गया है। मिलन कोपरा में लगभग 422 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा है, तो 100 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा बॉल कोपरा में किया गया है। तो मोदी सरकार का इस वक्त का ये बड़ा फैसला है। आगे बढ़ते हैं और आप लौटते हैं वापस अपनी आज की बड़ी खबर पे, जो कि संसद से जुड़ी हुई। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार कई वजहों से सुर्खियों में रहा है। विपक्ष ने जहां शुरुआत से अदानी और संभल के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, तो सरकार की ओर से सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा गया। संविधान पर हुई चर्चा और बाबा साहब के नाम पर हुई तकरार के बाद पूरा सत्र ही मानो हंगामे की भेंट चढ़ गया। पक्ष विपक्ष की तकरार में विधायी कामकाज भी ना के बराबर हुआ, तो सांसदों की धक्का मुक्की से पहली बार संसद की मर्यादा भी तार तार हो गई। हंगामे के बीच कितना रहा शीतकालीन सत्र का उत्पादकता, देखिए इस रिपोर्ट में। खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। आखिरी दिन भी नहीं चली संसद। अंबेडकर समेत तमाम मसलों पर रही तकरार। संसद में विपक्ष बनाम सरकार। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी वही कहानी दोहराई गई और हंगामे के चलते कोई कामकाज नहीं हो सका। कुछ ही मिनटों के भीतर दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सबसे पहले बात लोकसभा की करें तो पक्ष प्रतिपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप नहीं थमा। शोरगुल के बीच लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगन से पहले लोकसभा में अध्यक्ष ने सदस्यों से गरिमा बनाए रखने की अपील की। किसी भी दौर पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। राज्यसभा में वही हाल रहा और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दोनों सदनों में देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से शुक्रवार को दोनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 31 पर अंकित प्रस्ताव को मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव पर हाँ गए, जो प्रस्ताव विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदन स्थगित होने के बाद संसद में हुए कामकाज को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 20 और राज्यसभा की कुल 19 बैठकें हुई। लोकसभा में 5 बिल रखे गए, जिनमें से 4 पारित हुए, वहीं राज्यसभा में 4 बिल लाए गए। रिजिजू ने कहा कि कामकाज की दृष्टि से देखा जाए तो लोकसभा में 54.5%, जबकि राज्यसभा में करीब 40% काम हुआ। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सत्र के दौरान लगातार विपक्ष द्वारा गतिरोध उत्पन्न करने की वजह से संसद की उत्पादकता कम हुई है। लगातार संसद में काफी ऐसा गतिविधि देखने को मिला जिससे कामकाज को भी नुकसान हुआ और संसद के गरिमा को भी नुकसान पहुंचाया है। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है, वो काफी कम हुआ है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत आडवाणी मुद्दे पर हंगामे से हुई। फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अंबेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो बात धक्का मुक्की पर आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए।
राहुल गांधी पर आरोप लगा, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन ये सत्र कामकाज तो नहीं, लेकिन हंगामे और धक्का मुक्की के लिए याद किया जाएगा। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शीतकालीन सत्र आज उसके अनिश्चितकाल के लिए एक तरीके से स्थगित कर दिया गया, लेकिन किन बड़े मुद्दों पे इस पूरे सत्र के दरमियान लगातार गतिरोध देखने को मिलता रहा है, पक्ष या विपक्ष दोनों ओर से लगातार गतिरोध रहा है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से उन मुद्दों का जल्दी से जिक्र कर देते हैं कि इनकी वजहों से ये गतिरोध पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिलता रहा। सोरोस सोनिया कनेक्शन को लेकर जॉर्ज सोरोस, जो कि अमेरिका के अरबपति एक व्यक्ति हैं, उनका कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी के साथ में किस प्रकार से संबंध है, उस मुद्दे को लेकर लगातार एक तरीके से मसला देखने को मिला। इसके अलावा संभल हिंसा हो, संविधान पर चर्चा हो, बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान और अपमान का मामला हो, इस पर भी कहीं ना कहीं लगातार गतिरोध देखने को मिला। इसके साथ ही अगर बात की जाए राहुल गांधी की धक्का मुक्की का मामला हो, धक्का मुक्की में सांसदों के घायल होने का मामला हो, अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर मिले नोटों की गड्डी का मामला, ये तमाम ऐसे विषय रहे जिसके वजह से लगातार एक गतिरोध या कहा जाए हंगामा, शोर शराबा देखने को मिलता रहा है। किस तरीके से इन तमाम मसलों की गर्माहट से पूरा जो सत्र था हंगामे की भेंट चढ़ गया, इसी विषय पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। हम सबका सपना है एक उन्नत और विकसित भारत का निर्माण। इस सपने को साकार करने की ओर हम एक सशक्त कदम बढ़ाते हैं जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर आप निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न समय पर ई फाइल नहीं कर पाए हैं, तो चिंता मत कीजिए। आपकी लेट फीस के साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। और अगर आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए पहले ही रिटर्न फाइल किया है लेकिन कोई गलती हो गई है, तो आपकी संशोधित रिटर्न फाइल करने का भी यही समय है, 31 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं। ये प्रक्रिया आसान और पूरी तरह से ऑनलाइन है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज नाइट में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे संसद के शीतकालीन सत्र, जो कि आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, लेकिन आज भी आखिरी दिन लगातार हंगामा देखने को मिलता रहा। इसी विषय पे करेंगे हम चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। संसद में संग्राम नहीं हुआ काम, क्योंकि लगातार एक तरीके से संग्राम की स्थिति बनी हुई है संसद के अंदर, पक्ष विपक्ष के बीच में, और गतिरोध ऐसा है कि कामकाज नहीं हो पा रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, इसके अलावा कांग्रेस समर्थित राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जी, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत जी, क्योंकि आप कांग्रेस की बात को बेहतरी से रखेंगे, इस लिहाज से सवाल यही, क्योंकि वाद प्रतिवाद या सवाल जवाब हर बार देखने को मिलता है, लेकिन इस बार तो पहली बार धक्का मुक्की की सियासत देखने को मिली है, तो ये तो अपने आप में इतिहास दर्ज हो गया है एलओपी के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस तो बड़ी गंभीरता से सदन चलाना चाहती थी जी,
और उन मुद्दों को जो कि देश के आम आदमी से जुड़े हैं, संविधान से जुड़े हैं, उनके ऊपर चर्चा चाहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदन को चलने नहीं दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से रूलिंग पार्टी प्ले कार्ड लेके, डंडे लेके, डंडों में प्ले कार्ड लगा के आके एक ऐसी धमाचौकड़ी मचाई गई। पता नहीं ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, देश को डराना चाहते हैं, विपक्ष को धमकाना चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। लोग इस पे गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने पूरा संसद का शस्त्र इन्होंने खराब कर दिया। जनता के कोई ऐसे कार्य नहीं हो पाए जिससे कि कोई नया कानून बनता, मुख्य मुद्दों पर चर्चा। कांग्रेस ने, विपक्ष ने कोई हंगामा नहीं किया। विपक्ष तो लगातार सहयोग करता रहा, सहयोग कर रहा था। विपक्ष ने अगर कुछ कहा, जो धक्का मुक्की हुई, वो धक्का मुक्की तो आप देखिए। वैसे मैं दोनों माननीय सांसद मुकेश राजपूत जी और सारंगी जी के, उनके विशेषाधिकार का उनका बहुत सम्मान करता हूं जी। और अगर उनको कहीं भी चोट लगी है तो मेरी संवेदनाएं उनके साथ पूरी तरह से हैं। सर कहीं भी, लेकिन मतलब, कहीं कहीं भी मतलब आपको शक है चोट पे? नहीं, निश्चित बिल्कुल मुझे शक नहीं है। मैं क्यों कहूंगा एक आपके शब्दों के चयन की वजह से मुझे लगा ऐसा कि आपको मैं शक है। ये कह रहा हूं कि सर पार्लियामेंट का चप्पा चप्पा कैमरों से लैस है, पूरा सर्विलांस पे है। कोई वीडियो ऐसी जारी नहीं हुई जिसमें नेता प्रतिपक्ष किसी को धक्का दे रहे हैं। ठीक है, पुलिस की जांच का विषय है। आप लोगों ने एफआईआर की, बीजेपी ने भी की है। निश्चित तौर से हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक डोमेन में वो तस्वीरें भी आएंगी। धनंजय गिरी जी, आप लोगों ने संसद नहीं चलने दी, सरकार की जिम्मेदारी होती है और कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरीके से चाह रहा था कि हर विषय पर चर्चा हो जाए। आप लोगों ने संसद में गतिरोध पैदा किया, ये आरोप। देखिए, विपक्ष की सिद्धांतहीन सियासत ने शीत सत्र को सूली पर चढ़ा दिया। 25 दिन के इस सत्र में बेताल पचीसी करता हुआ दिखा विपक्ष। 20 बैठकें हुई, 100 करोड़ रुपया से ऊपर देश का बर्बाद हुआ, 182 मुद्दे उठे और 397 प्रश्न सामने आए। कांग्रेस को अगर संजीदा होती तो बहुत से सवाल जवाब हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की कोशिश क्या है? कांग्रेस की कोशिश ये नहीं है कि देश की सूरत बदलनी चाहिए। कांग्रेस की कोशिश है कि दो सूरत चमकनी चाहिए। एक परिवार के एक नया संसद सदस्य आया है सदन में, उसकी सूरत और पुरानी सूरत। और राजकुमार जी ने राज कपूर से सीखना चाहिए कि भाई जरा देख के चलो, सदन में भी चलो तो जरा देख के चलो, न धक्का मारते हुए चलो, न सदन में सांसदों को गिराते हुए चलो। सिद्धांत से भटकी हुई कांग्रेस आज हिंसक हो गई, आज हिंसा कर रही। नहीं, लेकिन आप प्रूफ नहीं दे पा रहे। लेकिन आप प्रूफ नहीं दे पा रहे ना, कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है। आप बताइए, मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टर कह रहा है आईसीयू में चले गए 2 माननीय सांसद, और आप कह रहे प्रूफ नहीं दे पा रहे। सामने दिख रहा है। अब जब सामने आपने धक्का दिया, अनेक सांसदों ने देखा है, वो खुद अब आईसीयू में भर्ती हो गए। अब इसके बाद इतनी नीचता, इतनी न्यूनता पे अगर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी, जो किसी भी सिद्धांतहीन राजनीति का न्यूनतम है, इससे ज्यादा नीचे क्या जाया जा सकता है कि आप सदन की गरिमा को भंग कर रहे हैं, आप सांसदों को धक्का मुक्की कर रहे हैं। 5 पीढ़ियों से एक परिवार के बीच में फंसा हुआ एक राजनीतिक दल परिवार से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश की दीदी लखपति दीदी बन जाए, इस देश के भारत दीदी। ठीक है, मैं इन्हीं मसलों पे भी आऊंगा जो जमीन से जुड़े सामाजिक सरोकार का मसला। अवधेश जी, बहुत कई दशकों से आपने पूरी संसदीय व्यवस्था की पूरी पत्रकारिता के तौर पे बहुत करीब से देखा है, लेकिन धक्का मुक्की वाली सियासत ये तो शायद आपने भी पहली बार देखी होगी। नहीं, देखिए, ये बहुत डरावनी स्थिति है। ये केवल दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की शीर्ष इकाई अगर संसद के परिसर में सांसद की गिरते हैं, गिर पर फिर उस पर आरोप लगाती है, और एक महिला सांसद फांग नॉन कोन्याक जी, जो पहली राज्यसभा सांसद हैं और दूसरी महिला सांसद वहाँ से, वो कह रही हैं कि राहुल गांधी जिस ढंग से चीख रहे थे, मैं वहाँ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मैं भी उसका उत्तर दे सकती थी, मैं अपनी रक्षा कर सकती थी। अगर वो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को अपने संरक्षण के लिए आवेदन कर रही है, तो इससे भयानक स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती है। और सबसे इससे भी मतलब अब कहाँ जाएगा? आप बैठक में क्या हुआ वो तो छोड़ दीजिए, जो कल का परिदृश्य था और वो जो अभी तक बना हुआ है जी, सामान्य कटसी है। राहुल गांधी जी जब संसद के में प्रवेश करते समय मंत्रियों को, भाजपा सांसदों को गांधी जी के नाम पर फूल देते हैं कि हम केवल विरोध कर रहे हैं, आपसे हमारा कोई नफरत नहीं है, तो क्या जिस जानकारी के बाद
कि 2 सांसद गिरे हैं, उनको चोट आई है, उन्होंने उन सांसदों से बात करने की भी गरिमा दिखाई है। गांधी जी तो सामान्यतः दुश्मन किसी को मानते नहीं, लेकिन कोई उनका दुश्मन भी हो और कष्ट में आ गया हो तो सबसे पहले उसकी सेवा करो। बिल्कुल। और तुम्हारे कारण किसी को तकलीफ है, गलती है या नहीं है, ये बात तय होता है, उससे क्षमा मांगो। ठीक है दुष्यंत जी, 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये कि एक महिला सांसद अगर आरोप लगा रही है तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि अगर उनकी नजर के सामने सारंगी जी को चोट लगी दिखाई पड़ रही थी, उन्होंने एक मिनिमम कर्टसी भी शो नहीं करी, ये भी अपने आप में दिखाता है कि उनकी एक अप्रोच क्या थी। देखिए जी, वो सारंगी साहब को देखने के लिए गए थे। सारंगी साहब ने स्वयं कहा है कि एक सांसद मेरे ऊपर गिरे तो मैं घायल हुआ। वो जो सम्मानित सांसद है मुकेश राजपूत जी, उनका वीडियो है कि मैं राहुल गांधी मेरे सामने खड़े थे, पीछे से धक्का दिया। खैर ये सब जांच का विषय है, एफआईआर दर्ज हो चुका, लेकिन मुझे भाजपा प्रवक्ता की एक बात पे आपत्ति है। इन्होंने जो राहुल महिला का सम्मान है और वो एक ट्राइबल महिला है, उन्होंने जो जांच के लिए दिया है वो जांच होगी उस पे, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उनके व्यवहार में कुछ नहीं कहना उनके चाहते व्यवहार पे राहुल जी के व्यवहार। देखिए जब धरना प्रदर्शन होते हैं, नारेबाजी होते हैं तो नारे लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नारे लगा रहे थे। मैं तो उससे भी आगे की एक और बात बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के तो एक सांसद ने कैसे कैसे नारे लगाए चुनाव प्रचार के दौरान, मैं तुमको जिक्र भी नहीं कर रहा। खैर, लेकिन मैं उस पर अवश्य बोलूंगा जो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष को हिंसक बताने का प्रयास किया। राहुल गांधी अहिंसा के पुजारी हैं, उन्होंने अपने पिता के हथियारों को माफ कर दिया। आप उनकी छवि हिंसक व्यक्ति की बनाना चाहते हैं गिरी जी। राष्ट्र जानता है 4000 किलोमीटर उन्होंने पदयात्रा करी। वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने वाले पिछले 20 साल में अकेले ऐसे नेता हैं, जन नेता, जिन्होंने आम आदमी से संवाद स्थापित किया। गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, विकलांग, हर व्यक्ति को गले से लगाने वाले को आप हिंसक कह रहे हैं जी। मुझे घोर आपत्ति है। ठीक है धनंजय जी, मैं उनको हिंसक कह नहीं रहा। हिंसक को दिखे, संसद में हिंसा हुई और उन्होंने ये किया है, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ। और हमारे यहाँ तो अंतिम यात्रा को भी अंतिम यात्रा कहते हैं। कांग्रेस जब सड़क पे सत्ता के लिए यात्रा करना और समाज के लिए यात्रा, बापू यात्रा की थी, समाज के लिए की थी। दादी राहुल गांधी की यात्रा सत्ता के लिए यात्रा है मेरे भाई, और सत्ता सुंदरी क्या सुंदरी मिल रही है उन्हें, और कन्याकुमारी से यात्रा करके वो सत्ता जहां तक पहुंचना चाहते हैं, इस देश में दुत्कार दे, क्योंकि उनकी यात्रा में उनको पुनिया मिलता है। जॉर्ज पुनिया जो कहता है भारत माता के मैं पैर नहीं रखता, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं जूते पहनता हूं। उनके तमाम राष्ट्र विरोधी लोग देश और विदेश में उनसे मिलते हैं, जो तमाम सवाल राहुल गांधी के साथ जुड़ते हैं। हमारे लिए धरती माता है, राहुल जी माता की धरती से उठकर नानी माता के यहाँ जा सकते हैं, लेकिन हमें तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वो तो अपने ननिहाल कल जा सकते हैं, लेकिन हमारा तो जीना भी यहाँ है, हमारा तो मरना भी यहाँ है। इसी मिट्टी के लिए जिएंगे, इसी मिट्टी के लिए मरेंगे। इसलिए नागर साहब, आज का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते मुझे आपसे दुष्यंत जी सदन में जो आप कांग्रेस लगा रही है, जो हिंसा फैला रही है, जो हिंसक हो रही है, ये अच्छा नहीं है देश के लिए। ठीक है, मैं दुष्यंत जी आ रहा हूं। क्या अवधेश जी, सवाल ये है कि अगर संसद के सत्र की बात भी की जाए तो संविधान को लेकर भी लगातार बहस और चर्चा हुई है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ती हुई, और एक जो सांसद की एक कम से कम एक उसके प्रति एक अपेक्षा रखते हैं कि उसके व्यवहार को लेकर, वो कैसा व्यवहार हुआ संसद में वो हमने देखा है, किस प्रकार का एक आचरण दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये भी शीतकालीन सत्र इस सब चीजों के लिए कहीं लिख दिया गया है या याद किया जाएगा? ये तो देश चाहेगा कि शीतकालीन सत्र इतिहास के पन्नों में आए नहीं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इससे क्या सीखेगी। देखिए, मेरा कंसर्न अब अलग है। मेरा कंसर्न जो है वो ये है कि अगर राजनीति इतने शत्रु भाव से भर गई है, जब सामने वाले को आप शत्रु और दुश्मन मानते हैं, तो न उसके प्रति सहानुभूति होती है न गरिमा होती है। हम लोगों ने इसी संसद में देखा है कि एक दूसरे के विरुद्ध बोल रहे हैं। जैसे ही स्थगित हुआ सदन कि सब एक दूसरे से हाथ मिलाए खाते हुए गए। कैमरे के सामने पक्ष और विपक्ष, पक्ष वाले ने अपनी बात रख दी, विपक्ष वाले ने उसके बात रख दी, और उसके बाद दोनों हंसते हुए चले गए। राहुल गांधी जी के आने के बाद खासकर जो राजनीति जिस दिशा में गई है, जो 2018 से उन्होंने प्रधानमंत्री चोर है, राफेल का मुद्दा उठाया, उसके बाद चौकीदार चोर है, वहां से चीजें बदलने लगी। दूसरी जो वो क्यों बदली है, अभी मणिशंकर अय्यर की पुस्तक में उन्होंने एक पंक्ति, वो अभी आई है, मैंने वो पुस्तक पढ़ी नहीं है, उन्होंने लिखा है कि मैं
मैंने नरेंद्र मोदी की चाय पर आलोचना नहीं की, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को भारत कभी प्रधानमंत्री के रूप में बहुमत दे सकता है। तो ये जो भाव है ना घृणा और नफरत का, वो इस देश के बहुत सारे नेताओं में है, वो एक्टिविस्टों में है, बुद्धिजीवियों में है, और राहुल गांधी के इर्द गिर्द भी हैं वो सारे लोग। तो वो एक नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर पचाना बहुत कठिन हो गया। मानते थे ये सब असभ्य गवार है, तो वहां से वो दुश्मनी का भाव निकला और एक इंटाइटलमेंट है कि सत्ता में हमको होना चाहिए। कल की जो घटना है, नहीं पूरी बात कर सुनिए, मेरी चिंता यह है कि अब तो जो स्थिति पैदा हो गई है राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति और विपक्ष के नेता के बीच जिस प्रकार से बातचीत हुई कि जब उपराष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि भाई मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं डरूंगा नहीं, तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मैं किसान मजदूर का बेटा हूं, मैं आपका सम्मान क्यों करूं, आप किसी का नहीं करते हैं। तो खड़गे जी आप मेरे कमरे में आइए, आप कमरे में बुलाकर अपमानित करते हैं, मैं क्यों जाऊं। इस लेवल तक की पॉलिटिक्स वही दिखा है बाहर, वही बाहर दिखा है। चीजें गर्माहट दिखाई पड़े। दुष्यंत जी, क्योंकि आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, तो मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा में किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस के एनजीओ के माध्यम से जुड़े हुए लोगों का जाना और वहां उनके पैसे का इस्तेमाल होने का आरोप सीधे तौर पे आया, और वो मुद्दा मौजूदा सत्र में भी बहुत पुरजोर तरीके से बीजेपी की ओर से उठाया गया। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंध को लेकर बात हुई है, तो आपको लगता है कि वो मसला भी तो अपने आप में मौजूद है? देखिए, जॉर्ज सोरोस के ऊपर फिर सारा कुछ डिस्कस करिए। जॉर्ज सोरोस का इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों है, जॉर्ज सोरोस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग लाभान्वित क्यों हो रहे हैं, सारा करिए ना। आप एक चीज को उठाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, अपने फायदे की चीज लेते हैं और निकल लेते हैं। आपका न्याय से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जॉर्ज सोरोस के ऊपर कार्रवाई करिए। 11 साल से तो आपकी केंद्र में सरकार है, सारे राज्यों में आपकी सरकार है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि किसी विदेशी नागरिक ने भारत की एकता, अखंडता के लिए, संप्रभुत्ता के लिए कोई चुनौती पेश की है? दुष्यंत जी, सख्त कार्रवाई करिए। सोनिया गांधी जी का जिस फाउंडेशन के साथ में जो उसकी वो सह अध्यक्ष है, उसको लेकर कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। आप हम जाते हैं कई कार्यक्रम में, हम उस कार्यक्रम की अध्यक्षता नहीं दी गई है। वो आज है या नहीं है? आज तक स्पष्टता नहीं दी गई है, वो है या नहीं अभी? देखिए जी, हम भी जाते हैं, देश के अन्य राज्यों में जाते हैं, कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है, वहां कई बार हमें अथवा अन्य किसी को अध्यक्षता करने का अवसर मिलता है, वो घंटे 2 घंटे का होता है, लेकिन इसका मतलब हम उस संगठन की जिम्मेदारी थोड़ी ना लेंगे। ठीक बात है, तो ये मना भी तो कर सकती है कांग्रेस साहब, वो नहीं है क्योंकि उन्होंने कश्मीर को भारत का अंग नहीं माना, वो संस्थान है। देखिए, समस्या ये कौन सी संस्थान का बैकग्राउंड क्या है, कितने पहले कौन अध्यक्ष रहा, किसने क्या कहा, बहुत सारी चीजें। भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ थी, जनसंघ के मुद्दे अलग थे, भारतीय जनता पार्टी बन गई। अब कल को ये क्या बनेंगे, इस बात की कौन सी क्या गारंटी? कांग्रेस ने वो स्पष्टता नहीं दी है कि आज की तारीख में वो है या नहीं है, उस संगठन से जुड़ी हुई, इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। धनंजय जी, नहीं जुड़ी हुई है जी। मासूम है जी, कितने मासूम है बताइए? कहीं विदेश में चले गए, किसी का उपाध्यक्ष बन के थोड़ी पता है कोई ऐसा, कितने मासूम लोग हैं। उनके हाथ रेजोल्यूशन पास किया कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, सोनिया जी उसके उपाध्यक्ष रहे, कितनी मासूम है। देखिए, सोनिया जी का कोई परोक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना प्रतिवाद करता हूं और मैं विरोध दर्ज करा रहा हूं आप पे। आप देश की पूर्व नेता प्रतिपक्ष को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा के लिए ऐसे तथ्यों का प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं, आपके कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस में दम, भारत के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, आप उनको सिर्फ अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। दुष्यंत जी, आप ये कह रहे हैं कि वो भी आज नहीं जुड़ी है। एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड नहीं, सम्मान के लायक नहीं होगा। धनंजय जी एक सेकंड, जिन्होंने भारत के लिए एक सेकंड, आज से जो तथ्यात्मक बात हुई उसको जोर शोर से, एक सेकंड सर, एक सेकंड, नहीं झूठ, हाँ तो वही शोर करने से फायदा नहीं होगा, तथ्य पे बात करते हैं। अंबेडकर साहब के लिए तो आप ये कहते हैं, बात ये चल रही है दुष्यंत जी, बात थी क्या? दुष्यंत जी, बात ये चल रही है जिन्होंने हमें संविधान दिया, गरीब के हाथ में शक्ति दी, बाबा साहब का सम्मान तो आप कर नहीं रहे। नहीं, आप फिर वही बात कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते, आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सुनिए एक मर्यादा के साथ। धनंजय जी एक सेकंड, हाँ धनंजय जी एक सेकंड। सच से शर्मसार है कांग्रेस परिवार, इसलिए सच सुनने को नहीं है तैयार। बाबा साहब पे आपका स्टैंड क्या है? रिश्तों पे शर्मसार कांग्रेस आज सच से शर्मसार है।
इसीलिए भागी भागी फिर रही है, सोनिया गांधी की तस्वीर लेकर लुकाई झुकाई फिर रही है। और अवधेश जी क्या यही जो गर्माहट है, क्या कई बार जवाब नहीं देते हैं अदानी के लिए विदेशी देने वाले जवाब नहीं देते। दुष्यंत जी एक सेकंड जरा थोड़ी सी मर्यादा रखिए, मैं भी बैठा हूं, मुझे भी कुछ बोल लेने दीजिए। हमारे पास समय की सीमा होती है, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। अवधेश जी एक फाइनल कमेंट, मतलब ये जो गर्माहट है, शीतकालीन सत्र हो गया लेकिन जो तपिश है मुद्दों की वो अभी भी बनी हुई है, क्या ये अपने आप में नई करवट लेती राजनीति की ओर आगे बढ़ते हुए कदम दिखाई नहीं, करवट लेती नहीं है। ये भारत की राजनीति क्या मतलब, ये अगर अहिंसा की राजनीति है लोकतंत्र में, तो ये हिंसा में तब्दील होगी जी। सवाल तो है जिस प्रकार के शब्द के प्रयोग हुए हैं, और मैं वही कह रहूंगा कि कांग्रेस ने इस देश में और विपक्षी पार्टियों ने इस बार जो झूठ और फरेब की राजनीति पाखंड की शुरू की थी, लोगों को कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये देश में आरक्षण खत्म हो जाएगा, उनको लगा कि देश की जनता को भ्रमित किया जा सकता है, और उसी में से उनको आंशिक लोकसभा में सफलता मिल गई। गृह मंत्री अमित शाह का भाषण, हम उनसे सहमत, 1 घंटे 41 मिनट से ज्यादा का है, उसमें 12 सेकेंड की एक पंक्ति को निकालकर संदर्भों से अलग, और आप जान रहे हैं कि हम झूठे परसेप्शन बना के जनता तो झूठ और फरेब पर करेंगे, तो उसके लिए यही सब रास्ते हैं, क्योंकि कोई इस्तीफा तो देगा नहीं, क्योंकि उस पंक्ति के बाद वो बोल रहे हैं कि मुझे तो आनंद है कि आप अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपका इतिहास अपमान करने का है। तो ये 12 सेकंड की पंक्ति को तो ये झूठ फरेब की राजनीति जो है, पाखंड की राजनीति, भयानक है नहीं, ये देश के लिए चिंता का विषय है, देश के सोचने वालों को, विवेकशील लोगों को, कि इस प्रकार की राजनीति का कहां पटाक्षेप होगा। इस पूरी चर्चा के बीच में एक बात अच्छी हुई कि जो इतिहास के बहुत से तथ्य हैं वो एक बार फिर से अपने पब्लिक डोमेन में सामने आ गए, जिसपे बहुत चर्चा हुई है, तो बहुत से तथ्यों को जिनके बारे में जानकारी नहीं थी वो भी बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को। और आगे आपको दिखाएंगे संभल में आज एएसआई के सर्वे में क्या कुछ निकल के आया है, होगी पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए, और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। संभल के बाद अब उत्तर प्रदेश के बरेली में भी 250 साल पुराना एक मंदिर से कब्जा छुड़ाया गया है। संभल में मिले मंदिर, मूर्तियों और कुओं की आज एएसआई ने जांच की है। करीब 10 घंटे चली जांच के बाद अब ये पता चल सकेगा कि मंदिर, मूर्तियां और ये कुएं कितने पुराने हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से मुस्लिम शासकों और विदेशी आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के पवित्र धर्मस्थल को तोड़े जाने के पीछे की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
संभल में एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने प्राचीन शिव मंदिर और हनुमान मंदिर समेत कई प्राचीन स्थलों का सर्वे पूरा कर लिया है। एएसआई की टीम ने 5 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं का निरीक्षण भी किया। सर्वे के दौरान कार्बन डेटिंग भी की गई, जिससे मंदिरों की प्राचीनता का पता चलेगा। इन जगहों में भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ, शमशान मंदिर का निरीक्षण भी शामिल है। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य 8 से 10 घंटे तक चला और कुल 24 क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया। एएसआई ने आज सुबह से जो सर्वे है वो स्टार्ट किया था और अभी 3:30 पर उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। इधर उत्तर प्रदेश के ही बरेली में 250 साल पुराने श्री गंगा महारानी मंदिर से पुलिस प्रशासन ने दूसरे समुदाय के कब्जे को हटा दिया है। इस मंदिर पर चौकीदार वाहिद अली ने पिछले 40 साल से कब्जा कर रखा था। इस स्थान पर दौली रघुवर दयाल साधन सहकारी समिति का दफ्तर था। पिछले 2 साल से सरकारी भवन बनने के बाद यहां से ऑफिस को हटा दिया गया था। उसके बाद से वाजिद ने इस पर कब्जा कर लिया। समिति द्वारा वाहिद का स्थान से कोई संबंध न होने की जानकारी के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर कब्जा को हटा दिया है। जनपद बरेली के थाना किला के अंतर्गत पड़ने वाले बाकरगंज इलाके से एक परिसर है जो कि श्री गंगा महारानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर परिसर में एक परिवार काफी समय से काबिज था, जो परिवार अभी अपना कब्जा वहां से खाली कर रहा है स्वेच्छा से, और इसी के दृष्टिगत पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पे सतर्क है और शांति व्यवस्था जो है वहां पे एकदम नॉर्मल है और इसमें हमारी सतर्क दृष्टि बनाई रखी जा रही है। तमाम लोगों का ये दावा और इसके अलावा गंगा महारानी मंदिर समिति का ये दावा है कि इसके अंदर मंदिर था और जो वाजिद अली है वो अवैध तरीके से अपने परिवार के साथ पिछले 40 सालों से यहाँ पर रह रहा था और इसके बाद अब प्रशासन ने इस परिसर को खाली करा लिया है। संभल के खग्गू सराय में मिला मंदिर 400 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। इस मंदिर में शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति मिली है। अब एएसआई की कार्बन डेटिंग के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मंदिर और कुआं कितना पुराना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम शासकों और विदेशी आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के पवित्र धर्मस्थल को तोड़े जाने के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया है। अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है? क्या आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था और क्यों किया था, उसके पीछे की नीयत क्या थी। कुल मिलाकर यूपी की सियासत में इन दिनों मंदिरों का मसला काफी गूंज रहा है और इससे कई पुराने सच उजागर हो रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत राय और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज हो गया है और करीब 2 करोड़ रुपए का उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। सपा के सांसद के घर पर बीते लंबे समय से बिजली चोरी हो रही थी, जिसकी जांच के बाद बर्क की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। इस बीच बर्क के घर पर किए गए अतिक्रमण को भी स्थानीय प्रशासन ने आज बुलडोजर से गिरा दिया। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सपा सांसद बर्क की बढ़ी मुश्किलें, एफआईआर के बाद बुलडोजर का एक्शन। पहले हुई बिजली चोरी की एफआईआर, क्या बर्क होंगे गिरफ्तार? बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज होने के बाद संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ प्रशासन का एक और एक्शन हुआ है। संभल प्रशासन ने अब बर्क के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की है। शुक्रवार को प्रशासन ने उनके घर के बाहर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स भी तैनात रही। प्रशासन ने सपा सांसद के दीपा सराय स्थित आवास पर बुलडोजर भेजा, जहां सपा सांसद के घर के भीतर जाने वाली सीढ़ियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।
इससे पहले सपा सांसद पर बिजली चोरी के आरोप में गुरुवार को बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया था। बिजली विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ सपा सांसद के घर जाकर उनके दोनों पुराने मीटर को उतारकर नए स्मार्ट मीटर लगाए थे। साथ ही पुराने दोनों मीटर को सील करते हुए जांच के लिए लैब भेज दिया गया। बिजली विभाग के मुताबिक सपा सांसद के यहां निर्धारित भार से अधिक बिजली की लोड पाई गई है। जांच में दोनों पुराने मीटरों में छेड़छाड़ भी मिली है। बिजली विभाग के निरीक्षण में सामने आया है कि सांसद के घर के बिजली बिल में साल भर की रीडिंग 0 थी। अधिकारियों के मुताबिक 2 किलोवाट घरेलू संयोजन पर परिसर की जांच करने पर कुल विद्युत भार 16,480 वॉट पाया गया। साथ ही मीटर को बाईपास कर अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग कर विद्युत चोरी की गई है। यूपी सरकार का कहना है कि बिजली चोरी की है तो उसके चार्ज के लिए जो दंडित राशि है वो उन्हें देनी चाहिए। उन्होंने जो बिजली चोरी की है उसकी चार्ज के लिए जो बिल है या जो दंड राशि है वह तो उनको देना चाहिए और बिजली विभाग को लेना चाहिए। और जो बिजली की चोरी करे तो उसको कोई दंड देने की जगह कोई उनको पुरस्कार नहीं देगा। बताया जा रहा है कि सपा सांसद के घर की बत्ती गुल है और जब तक वो जुर्माने की राशि को जमा नहीं करेंगे तब तक उनके घर का कनेक्शन भी नहीं जोड़ा जाएगा। इस बीच बिजली कर्मियों को धमकाने के आरोप में सांसद के पिता मौलाना ममलुकुर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बर्क के पिता बिजली विभाग और पुलिस के अधिकारियों को धमकाते नजर आ रहे हैं। चलिए आ जाओ। बर्क के पिता मौलाना ममलुकुर रहमान बर्क के खिलाफ भी नकासा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी कामकाज में बाधा डालते हुए बताया कि आप उनको बेइज्जत कर रहे हैं, इस तरीके कई बातें बोलेगी और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सरकार बदलेगी तो तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे, इस तरीके के तमाम शब्दों का प्रयोग किया। जब अंदर विद्युत भार की गणना की जा रही थी ऊपरी तल पर उनके सांसद साहब के पिता मौजूद थे। वो ये इसी तरह की बातें कर रहे थे, सरकार बदलेगी, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता है, सरकार बदलेगी तो आपका कबाड़ा कर देंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। इससे पहले सपा सांसद के खिलाफ 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में उकसाने के आरोप में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। फिलहाल इन सब मामलों की जांच जारी है, लेकिन एक बात साफ है कि बर्क एक के बाद एक मामलों में घिरते जा रहे हैं। संभल से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको विस्तार से बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं और किस प्रकार से बिजली चोरी का पूरा मामला पकड़ा गया। कुछ तथ्य सामने आए हैं पब्लिक डोमेन में, उसका हम जिक्र करते हैं कि कैसे ये पूरी बिजली चोरी एक तरीके से चल रही थी। हमने यहाँ पे जिक्र किया है तमाम बिजली के उन उपकरणों का जो कि उनके घर पे लगे हुए थे और उनकी संख्या कितनी थी वो मैं उसका आपका जिक्र करता हूं। अगर एलईडी बल्ब की संख्या की बात की जाए तो वो लगभग 83 के आसपास थे। फ्रिज एक था जिस घर में पूरी जांच की गई है। इसके अलावा पंखों की बात की जाए तो संख्या 19 है उनकी। इसके अलावा हीटर भी एक था, एग्जॉस्ट भी वहां पर 2 चलते हुए पाए गए या 2 लगे हुए वहां पे पाए गए। इसी तरीके से कुछ और उपकरण की अगर बात की जाए तो एसी वहां पर 3 काम कर रहे थे जो लगे हुए थे। समरसेबल पंप वहां पर एक था, गीजर भी एक था, माइक्रोवेव भी एक था और टीवी वहां पर 3 लगे हुए पाए गए, जो कि एक तरीके से बिजली से चलने वाले ये तमाम उपकरण हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि इन तमाम उपकरणों के लगे होने के बाद भी, इनके इस्तेमाल होने के बाद भी कई वर्षों से उनका बिजली का बिल शून्य आ रहा था और उनका जो स्वीकृत लोड था वो 2 किलोवाट का, जो कि एक मिनिमम एक लोड होता है किसी के लिए भी घर का कनेक्शन लेने के लिए 2 किलोवाट का, वो वहां पर उनका स्वीकृत था। जबकि जब जांच हुई है तो ये 16.48 किलोवाट से ज्यादा का एक तरीके से यहां पर पाया गया है। इसकी पूरी तफ्तीश के बाद में, जांच होने के बाद में, और लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास में जुर्माना लगाया गया है क्योंकि बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया है। शून्य बिल आता था वर्षों से और उसकी जगह कई किलोवाट का एक तरीके से बिजली इस्तेमाल लगातार की जा रही थी। 1 साल की मीटर रीडिंग शून्य लगातार चल रही थी।
पुराना मीटर की जब जांच हुई तो ये पूरी तथ्य सामने निकल के आए। और पुराना मीटर मतलब पुराने समय का एक पुराना मीटर लगा था, स्मार्ट मीटर नहीं लगा था, और उसके बाद लगाया गया है नया स्मार्ट मीटर जिसके तहत पूरी बिजली की जानकारी होती है, आप उससे एक एक चीज निकल के आती है। एक पुराना मीटर लगा रखा था जिसमें एक तरीके से बाईपास करके बिजली के तार को इस्तेमाल किया जा रहा था, और करोड़ों रुपए की बिजली की चोरी का पूरा मामला सामने निकल कर आया है। क्या है उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी का नियम, जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं। चोरी पकड़े जाने पर 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। जो अधिकारी वहां पे जांच करने जाता है और अगर अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का पूरा एक तरीके से प्रावधान है। 10 किलोवाट से कम बिजली की चोरी पर पहली बार उसका 3 गुना जुर्माना, यानी कि जितनी चोरी पकड़ी गई है उस मूल्य का 3 गुना जुर्माने का प्रावधान है पहली बार चोरी पकड़े जाने पर। इसी प्रकार से 10 किलोवाट से कम की बिजली चोरी करने पर पकड़े जाने पर दूसरी बार 6 गुना जुर्माने का प्रावधान है, यानी जितने की आपने बिजली चोरी की है उसका 6 गुना वसूला जाएगा आपसे अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं। इसी प्रकार से 10 किलोवाट से ज्यादा की बिजली चोरी करने पर पहली बार उसी प्रकार का प्रावधान है कि जो भी आपने बिजली चोरी की है उसका 3 गुना जुर्माना आपसे वसूला जाएगा। यह उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी के नियम का हम जिक्र कर रहे हैं। और 10 किलोवाट से ज्यादा की बिजली चोरी करने पर पकड़े जाने पर दूसरी बार का जो जुर्माना है जो वो लगभग 6 गुना है और 5 साल तक की जेल हो सकती है। 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल का भी प्रावधान इसमें किया गया है। 3 महीने से 2 साल तक की बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। तो यह भी एक तरीके से इसमें प्रावधान है जो कि मौजूदा समय में जो सपा के सांसद हैं वर्ग उनके यहां की बिजली का कनेक्शन काटा गया है। तो यह अपने आप में दिखाता है कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े सांसद के यहां किस प्रकार से वर्षों से बिजली चोरी चल रही थी। आगे हमारी नजर होगी प्रधानमंत्री के उस दौरे से जुड़ी खबर को लेकर जो कि कल से शुरू होने वाला है। करीबन 43 वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर होगा। 21 और 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर जाएंगे। इस खबर पर होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक बुलेटिन में हमने किन बड़ी खबरों पे नजर डाली है उसका जिक्र करते हैं। और अभी तक अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर आज के लिहाज से थी वो थी संसद से जुड़ी हुई। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। इस खबर पर हमने विस्तार से बात की। इसके अलावा संभल में ASI का जो सर्वे हुआ है वहां के मंदिरों और मूर्तियों को लेकर, उसके अलावा जो कुएं को लेकर, वो भी खबर को हमने आपको दिखाया विस्तार से। इसके अलावा सपा के सांसद संभल के जियाउर रहमान वर्ग के खिलाफ किस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, ये तमाम बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को कुवैत की यात्रा पर रहेंगे।
करीब 43 वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा कर रहा है। पीएम मोदी कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बातचीत के साथ साथ वहां की बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा कैसे दोनों देशों के बीच में संबंधों के लिहाज से बेहद अहम होने जा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 2 दिन की कुवैत यात्रा पर होंगे। उनकी यह यात्रा वहां के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर हो रही है। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली कुवैत यात्रा है। दोनों देशों के बीच बेहतरीन राजनीतिक संबंध हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शुमार है। कुवैत भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार भी बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कुवैत को भारतीय निर्यात पहली बार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है। भारत में कुवैत द्वारा निवेश 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। कुवैत भारत का चौथा सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता भी है। This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारत और कुवैत के संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। The Prime Minister will also interact with the Indian diaspora at a community event and also visit a labor camp. प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में काफी उत्साह है। बहुत ही उत्साहित है लोग। इतने सालों के बाद एक इतना इम्पोर्टेंट विजिट हो रहा है। And as I've said in other places as well, he's like a rock star in the world of politics. सारे लोगों में बहुत सारी उत्साह है और प्रेरित है। उनकी जब प्रशंसा में लोग थक नहीं रहे अभी फिलहाल। एंड लाइक जैसे कुवैती, नॉट जस्ट इंडियंस बट कुवैती में भी इतनी उत्साह है कि लाइक उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। कुवैत के और हमारे भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से वो जो संबंध है वो डेवलप हो जाएंगे। भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वहीं भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर आ रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और कुवैत के संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। वहीं यहां रह रहे भारतीय समुदाय में भी पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, कुवैत सिटी से डीडी न्यूज के लिए। फिलहाल न्यूज़ नाइट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे फटाफट खबरें। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे। RBI कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।